अल्लाह ईश्वर गॉड भगवान खुदा रब मालिक को जिस ज़बान जिस लैंग्वेज में भी पुकारें सिर्फ वही अजीम है। नाजरीन, आज मैं बातचीत प्रोग्राम की एपिसोड नंबर 11 हो जाएगी ये जी 11 में आपके पास हाजिर हूँ। जिन टॉपिक्स पे आज मैं बात करूँगा उनमें आज शामिल हैं बिजली और गैस की लोड शेडिंग के असल जिम्मेदार और इसके पीछे लूटमार के राज, कैसे ब्यूरोक्रेसी और फौज इसके पीछे लूटमार 30 साल से और उससे भी ज़्यादा से कर रही है। आज मैं कुछ तफसीलात बताऊंगा। कैसे माइक्रो पॉलिसीज बना के, इकोनॉमिक्स के ना दो पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो है बहुत छोटे यूनिट, मैक्रो है एक बड़ी उसके। अच्छा, अब उसमें यह है कि कैसी पॉलिसीज बना के अरबों खरबों लूटा गया मुसलसल जीएचक्यू और इसके फ्रंट सिविल दलालों के जरिए कि फी पर्सन चंद 100 या चंद रुपए महाना जाहिर किए जाएं कि मिले हैं और उससे खरबों रुपया दिया हमने। अच्छा, तीसरा मंशियात फरोशी, जाली नोट छापना और जाली बॉन्ड्स और इस किस्म के जो काम हैं ये जीएचक्यू स्टेट बैंक मिलके कैसे करता है। और ये जो नोट्स के वाले से और जो मंशियात फरोशी है, शराब फरोशी है, वो सरकारी अदारे और जीएचक्यू कैसे फरोख्त करते हैं। और अदालतों और वकीलों और पुलिस की दिहाड़ी के लिए मैक्रो लेवल पे दिहाड़ी तो उन्होंने लगा ली ना, माइक्रो लेवल पे दिहाड़ी के लिए पुलिस, वकील, जज, ये अदालतें और थाना, जी फाड़ लो, पीन वाला फाड़ लो। ये जुर्म कैसे रुकेगा, कैसे बंद होगा, इसके लिए मैं पॉलिसी बताऊंगा। और मैं पहले लिख भी चुका हूं इसके ऊपर बहुत कुछ। एफबीआर, टैक्स चोरी का इस मुल्क में सबसे बड़ा मुजरिम, मेन मुजरिम एफबीआर है। एफबीआर एक तो है ना वो टैक्स जो है सबसे बड़ी जो टैक्स बनता है, यानी वो तो हमारी फौज खा जाती है ना, वो टैक्स ना दे के अपने कारोबारों पे। लेकिन जो पब्लिक में भी टैक्स लेना है, जिन पर बनता है टैक्स, उनको चोरी करा के असल में ये जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है ना, प्रॉपर्टी टैक्स है, स्टाम्प फरोश है, ये जो है सब रजिस्ट्रार ऑफिस दीगर, ये टैक्स चोरी कराएंगे तो पब्लिक से खाएंगे ना, उसका लॉस पूरा करेंगे शरीफ लोगों पे जिससे ज्यादतियां करके, जालमाना टैक्स बढ़ा के, छोटी छोटी खाने पीने की चीज़ों पे और छोटी छोटी रिटेल की प्रोडक्ट्स पे टैक्स बढ़ा के। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, शुरू करता हूं, ये मैंने पॉइंट्स आज कुछ लिख लिए थे क्योंकि लोग मुझे कहते हैं कि आप जो है ना एक बात पे शुरू करते हैं तो बहुत सारी बातों में चले जाते हैं। मैंने कहा मैं आज पॉइंट्स लिख लूँ। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, ये सियासी दहशतगर्दी जो मेरे साथ हुई है उसका, कहते हैं ना सेहत सबसे बड़ी नेमत, उसका एक बड़ा नुकसान ये हुआ है, सबसे बड़ा मेरी मेमोरी बहुत वीक हुई है। मुझे याद है अशतर अब्बास जज थे कि साहब मैंने 2 घंटे ज़बानी बहस की वहाँ, तो जज साहब कहने लगे ऐसी मेमोरी का बंदा जो मैंने नहीं देखा आज तक, जो एक तरफ इतने सारे वकला खड़े हैं और उनसे बहस नहीं उस तरह से हो पा रही, और आप अकेले डेट वाइज, सन वाइज, कलर तक बता रहे हैं, फलां डेट को फलां कौन से कलर थे। अब मुझे नहीं याद होगा अभी मैंने क्या कलर पहना है। तो मुझे ये जो डैमेज किया है मुझे दहशतगर्दी ने, ये कोई छोटा नुकसान है। फिर मुझे जो टिक की एक प्रॉब्लम, जो टिक जो है ना, ये झटके लगना, ये इसका इलाज भी कोई नहीं। मैं एक मेडिकल डॉक्टर होने के नाते भी बता रहा हूँ, बाद चीज़ों का इलाज जो है नहीं। बहरहाल, अच्छा, बिजली लोड शेडिंग चूंकि अभी इस वक्त हॉट इशू है तो उस पर मैं बात करता हूँ कि मैंने 95 में मैं इस्लामाबाद में मिलिट्री सेक्रेटरी था शायद, इसका प्रेसिडेंट का या पीएम का, किसका, फारूक लगारी का था या बेनजीर, मुझे याद नहीं आ रहा। इन लोगों के पास मैं बैठा था, उन दिनों मैं जर्नलिज्म इस्लामाबाद कर रहा था, तो उनके पास बैठा था। तो मैंने बात की कि ये आईपीपीस के मुआहदे और ये जो बात है अपने जीएसक्यू से कहें, ये गुंडागर्दी बंद करें। उन दिनों नई नई सोलर मेरे सामने आई थी, कोई लाइट मेरे सामने आ गई थी जो सोलर से जलती थी। मैंने कहा इस सोलर पे काम करें, तो मुझे इस बात पे इनडायरेक्ट थ्रेट किया गया। फिर मुझे उस दौर में ये समझ आई कि ये इसके पीछे, अब देखें ना, पेट्रोल की स्मगलिंग ईरान से करनी है, खरीदना नहीं, खरीदना दूर से जहां से महंगा पड़े। जैसे आज को 250 रुपए का दे रहे हैं पेट्रोल, तो मैं ईरान से फौज 15 रुपए का लीटर स्मगल करके, तो चूंकि मार्केट में रेट 300 350 होगा तो उस हिसाब से वो 15 रुपए वाला 300 के करीब, 350 के करीब बेचेगी ना।
इस चीज को अंडरस्टैंड करें। वो फिर मैं टॉपिक से दूसरी तरफ, ये क्या था पहला जी, बिजली और गैस। ये पहले जब ये बहुत पहले की बात है, 30-40 साल पहले, उस वक्त ये फौज, ब्यूरोक्रेट और ये इनके जो फ्रंट मैन है बिजनेस, जहां से दिहाड़ियां लगानी थी, ये स्टेबलाइजर और रेगुलेटर बनाने के इन्होंने बहुत बड़े कारोबार शुरू किए और वोल्टेज कम कर देने, लोगों के एसी फ्रिज ना चलने, लोगों को ये खरीदने पड़ने। हरामजादो, अगर तुम पैसे ज्यादा लेते हो, टैक्सेस बेशुमार डालते हो, तो बिजली के यूनिट वोल्टेज तो पूरे दो और बिजली तो पूरी दो। ये वहां से ये कारोबार एक मैंने आपको बता दिया, समझ आ गई लोगों को ये क्या उस वक्त लूट मार है। बाद में फिर ये इन्होंने कहा लोड शेडिंग करो, ये यूपीएस का सिस्टम आ गया, अब उसमें सोलर भी शामिल है। ये सारा बिजनेस फौज और इनके फ्रंट सिविल लोग कर रहे हैं, जो इनकी दल्लागिरी में नहीं, इसको काम नहीं करने देते। उसको तो मेरे जैसे साथी को साफत नहीं करने दे रहे पिछले 20 साल से। तबाही मेरे पीछे एक थाना लगा देते हैं और वही काफी होता है, 2-4 डिपार्टमेंट लगा दिए, पानी, बिजली, ये वो, ये बात साहब बिजली वाले लगा दिए अकेले, आपके दफ्तरों के मीटर काट रहे हैं, इधर के काट रहे हैं, आपका निजाम धर्म भरम हो जाता है। रियासत जो है उसके पास बहुत तरीके हैं, फिर थाने को कह दिया इसकी मुख्तलिफ 2-4 लड़ाइयां डरवा दो, अरे लगा रहे कोटाएं। तो इस तरह मुझे इन्होंने बिजी किया हुआ है और फंसाया हुआ है। तो ये लोड शेडिंग के लिए अब ये हर सर्दियों में इन्होंने नया काम शुरू किया है। पहले तो गर्मियों में था ना, इन्होंने कहा सर्दियों में दिहाड़ी नहीं लगती। तो इन्होंने अब देखें, अगर सचमुच कम हो ना बिजली तो उसकी मैनेजमेंट होती है। एक टाइम होता है, 9 से 10 जाएगी, 12 से 1 जाएगी, शाम 6 से 7 जाएगी, चलो 6 दफा भी भेजें, 8 दफा। लेकिन जब आपने दिहाड़ी लगानी है, आप कह रहे हैं फटाफट लोग पागल होकर बैटरी और ये चीजें और यूपीएस और ये इन्वर्टर कन्वर्टर और ये सोलर लेने निकले, तो आप क्या करेंगे जो ये कर रहे हैं और जो करते हैं हर साल सर्दियों में, क्योंकि सेल कम हो जाती है, बहुत खत्म हो जाती है सेल इनकी इन प्रोडक्ट की। तो क्या करते हैं, अनशेड्यूल, यानी आज जा रही है 6:15 बजे सुबह लाइट, 6:45 आ रही है, 7:25 पे जा रही है, 8:23 पे आ रही है। मतलब अजीबो गरीब, कोई बंदा मैनेज भी ना कर सके टाइमिंग को, तो तभी भागेगा ना कि मैं तो अब लूं यूपीएस। तो ये सिर्फ 1 माह में जो इन्होंने ये दहशतगर्दी की है, इसमें मुझे सिर्फ एक बैटरियां फरोख्त करने वाले रिटेलर ने बताया कि 1.25 करोड़ रुपए की उसकी दिहाड़ी लगी है, एकदम ये कल परसों तक उसकी जो दिहाड़ी लगी है पिछले 25-30 दिन में। तो अब आप अंदाजा करें कि जीएचक्यू ने जब ये गड़बड़ करनी होती है, तो अपने यूनिट तो है ही है, अपनी पोर्ट भी है, लेकिन जो इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर हैं इन सब चीज़ों के, उन्हें कहा जाता है इतनी दिहाड़ी लगानी है। जैसे डेली प्रोडक्ट्स हैं कि टमाटर 10 रुपए 20 रुपए मिल रहा होता है, आड़तियों के नंबर जीएचक्यू, मैं एक डेटा की बात करता हूँ बड़ी देर से, सारा डेटा जीएचक्यू आईएसआई एजेंसीज के कंट्रोल में है। टेलीफोन चला जाता है आड़तियों को, 200 रुपए पे टमाटर उठा दो, 180 रुपए फी किलो हुआ, 24 करोड़ आवाम है, सब टमाटर यूज कर रही है, लोग चीख रहे हैं पर ले रहे हैं। अब आप बताएं कितने खरब रुपए की दिहाड़ी लग गई, महीना डेढ़ भी इन्होंने ये टमाटर में गेम कर दी, 20 रुपए से उठा के 200 पे एकदम ले जाते हैं। इसी तरह प्याज में, इसी तरह मुर्गी में एकदम से मुर्गी के मालकान को, मुर्गी फार्म्स को, उनकी एसोसिएशंस को मैसेज चला जाता है। इस चीज को अंडरस्टैंड करें। और जी इतने अरब रुपए चाहिए, अभी अभी जनरल साहब का हुक्म आया, वो रातों रात बिजली मुर्गी 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए बढ़ती है, वो पोल्ट्री फार्म वाले पैसे बुझा आते हैं। ये बातें छुपी ही नहीं है, ये सारा साल से लोग भी कर रहे हैं, मैं भी लिख रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस मुल्क में असल दहशतगर्द सिर्फ सरकारी नौकर है, लुटेरा सरकारी नौकर है। ये फ्रंट मैन सिविल रखते हैं, एक नू धुर बना लिया, चलो जी नवाज शरीफ को गाला कट दे रहे हो, ओनू कटता जरदारी कट दे रहो, हुण नवा पा लिया इमरान खान पा लिया, फिर समझे अब उसको गालियां निकालते रहो, फिर नला धुला के फिर नवाज शरीफ ले आओ, फिर नला धुला के नवाज शरीफ ले आओ, फिर नला धुला के नवाज शरीफ ले आओ। इससे अंडरस्टैंड करें कि ये उनके अंडर ब्लैकमेलिंग है, उनकी दल्लागिरी पे मजबूर है, और उनके लिए भी पक्के जो लगे हुए हैं, क्या नए नए लाने हैं। ये एजेंसियां क्या करती हैं, कोई नवी चौधर उठन नहीं देती है, सानू काम करना पएगा, एक और सिक्योरिटी का मामला देखना पएगा, बड़े बड़े टैलेंट गिरा देते हैं ये। इस पर मैं एक अलहदा प्रोग्राम करूंगा कि एजेंसीज नए टैलेंट को, नए लोगों को कैसे गिराती हैं। कोई आदमी किसी कारोबार में, प्रोफेशन में आ रहा है तो एजेंसी कहती है ये अपने मालिक के तौर पर आ रहा है, इसकी हालात खराब कर दो, उसकी घर तबाही कर दो, ताकि ये ऑलरेडी जो चलते हुए बिजनेस हैं फौज के और एजेंसीज के, उनका वर्कर बन जाए। इस बात को बड़े गौर से समझें। ये जो गुंडागर्दी, देखें कारोबार इस मुल्क में क्यों तबाह है, मुल्क क्यों माशी तौर पे तबाह है, सरकारी नौकरों ने कारोबार पे कब्जा किया हुआ है। इसको अंडरस्टैंड करें कि एक घर है, उसमें माँ बाप हैं,
माँ बाप ने, उसके 10 बच्चे हैं लेट्स सपोज, एक घर में एक बच्चे को ड्यूटी दे दी कि तू जरा जिस्मानी तौर पर तगड़ा है तू डफर ही किसी काबिल तो नहीं है तू गुंडा भी है, तेरे से तंग भी है, तुझे हम घर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दे देते हैं, बाकी बच्चों को दीगर कामों पे लगा दिया जाता है। वो जितने पैसे घर लाते हैं बाप उसमें से पैसे उस गुंडे को देता है, उसकी डिमांड बढ़ती है, उसकी सारी नाजायज डिमांड भी पूरी करता है, वो जिसे सिक्योरिटी के लिए गुंडा रखा है। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जिनको बिठा के बाप खिला रहा है, जो मजदूरी करके ला रहे हैं उनसे ले लेके दे रहा है। ये जो सरकारी नौकर है इनको ये ऑलमोस्ट बिठा के ही खिला रहा है ना। प्राइवेट आदमी को नहीं पता, मजदूर को नहीं पता आज उसकी दिहाड़ी लगनी है तो रोटी लगनी है, बीमार हो गया तो रोटी खत्म। अब जिनकी रियासत ने जिम्मेदारी ले ली उसको एक मंथली लगा दी। देखिए सबसे बड़ा मसला होता है आपके किचन का और आपकी बेसिक जरूरियात का। वो जब रियासत ने जिम्मेदारी ले ली और बहुत बेनिफिट्स देती है रियासत, आपके मेडिकल के दूसरे तीसरे बड़े फंड्स। अब मुझे ये बताएं कि वो अगर उन लोगों से छीने जिनको रियासत कुछ नहीं दे रही, माँ बाप कुछ नहीं दे रहे, उसे कह रहे जा दफा हो, भीख मांग, जुतियां खा, इटा चुक, मजदूरी कर, डाका मार, जो मर्जी कर, उनसे ये सरकारी जिनको एक लगी बंदी इज्जत मिल गई है, इनको मुलाजम गाड़ियां सब कुछ मिल गया है, जो छोटे मुलाजम है उनको भी बाइज्जत मंथली लग गई है, वो डाके मारे तो इनको जिबा कर देना जायज नहीं है। ये सरेआम डाके मार रहे हैं, लूट मार की इंतहा कर रहे हैं, करप्शन कहां नहीं भरी हुई, रिश्वत कहां नहीं भरी हुई। कौन सा दफ्तर है जहां रिश्वत आप अवाम को नहीं पता, नहीं चलती? तो अवाम जो है सिविल आदमी को गाली क्यों देती है? मुझे बता देना, सिविल को क्यों गाली देती है? आइंदा से ठीक कर लें अपने आप को, समझें ये सब बेकसूर है। सिविल लोग कुर्सियों पे बैठे, सियासतदान ही कुछ कुर्सियों पे बैठ जाते हैं ना। जुर्म तो करता है सरकारी नौकर। ये जितनी अदालतें हैं, आज के प्रोग्राम को भी मैं सब टाइटल अदलिया कंजरिया ही दे रहा हूं, पार्ट 6 गालबन ये बन रहा है। सब टाइटल क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आज भी अदलिया कंजरिया ही मेन मुल्जम है। क्यों? अदलिया के पास मैं ऐसे सरकारी नौकरों के खिलाफ, जराइम के खिलाफ मैं 20 साल से जा रहा हूं, हर महकमे के खिलाफ गया हूं। मैंने देखा है कि जजिस कैसे बचाते हैं, जजिस कैसे बचा रहे हैं, मैंने देखा है, मैंने पर्सनली देखा सारा कि जजिस कैसे बचा रहे हैं। बेशुमार सबूत इकट्ठे किए हैं, बचाने के लिए जालसाजियां फ्रॉड कर रहे हैं, फाइलें चोरी कर रहे हैं जजिस बचाने के लिए। मेरे ऊपर हमले करवा रहे हैं वकीलों से कि मैं बदीरिया वकील आऊं, खुद आ रहा हूं तो मेरे सामने सारा निजाम नंगा हो रहा है। यह तकलीफ है मेरी इन हरामजादों को। तो आपको पता चला बिजली, इसी तरह गैस सुन लें क्या है, गैस क्यों नहीं आप तक आ रही? अगर गैस आएगी तो एलपीजी कैसे खरीदेंगे आप? सिलेंडर खरीदेंगे? कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। प्राइवेट भी सारा कारोबार ये फौज, ब्यूरोक्रेसी और सुई गैस के महकमों के अफसरान का है, उन्हीं के ही आगे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं और रिटेलर बैठे हैं, और डायरेक्ट भी कर रही है सुई गैस। और डायरेक्ट मैंने एक जो स्कैंडल देखा है वो ये है कि सुई गैस की गाड़ियों पे ड्राइवर्स सिलेंडर सप्लाई कर रहे हैं, आपको सिलेंडर दे रहे हैं, 7,500 रुपया सिक्योरिटी रखते हैं, और 12 किलो का अगर सिलेंडर है तो उस पर 3500-3600 रुपये आपकी भरवाई लेते हैं, आपके घर पहुंचा देते हैं महकमा सुई गैस। ड्राइवर रैंक का बंदा कच्ची रसीदें देके जा रहा है घर में। अब आप अंदाजा करें कोई बंदा जब सिक्योरिटी लेने जाएगा वहां रिकॉर्ड ही नहीं होगा, 90% रिकॉर्ड नहीं है, कच्ची रसीदें दे रहे हैं। ये कैसा है? ये कोई दुकानदार तो नहीं है कोई अनपढ़? ये सुई गैस के दफातर महकमे की बात कर रहा हूं मैं, बहुत बड़ा स्कैंडल बता रहा हूं, अरबों रुपए का स्कैंडल बता रहा हूं आपको। मैंने एक कंप्लेंट किसी हमारे एक सिलेंडर मंगवाया और उसकी कंप्लेंट आज 20 दिन हो गए हैं की हुई है कि कंप्यूटराइज हमें रसीद दें। है ही नहीं कोई सिस्टम, कहां से रसीद दें? अभी तक रसीद नहीं आई। एमडी से लेके चेयरमैन से लेके एसएनजीपीएल के सब अफसरों को ईमेल गई है, टेलीफोन पे बात हुई है, मैंने की है। मैं कहा ये अकाउंट नंबर है, इन्होंने सिलेंडर खरीदा है, इनको रसीद क्यों नहीं आ रही? कच्ची एक रसीद, वो परफॉर्मेंस आया तो उसमें एक हेल्पर होता है अनपढ़, ड्राइवर होता है अनपढ़, वो ऐसे ही बस नाम गंदा सा लिख के और ये पैसे लिख के तो आपको पर्ची पकड़ा देते हैं। ये सुई गैस कर रहा है महकमा सुई गैस का, ये कितना बड़ा स्कैंडल है, इस पर सीधी एफआईआर बनती है इतने पे ही।
चलें आगे। मैंने बात की माइक्रो इकोनॉमिक्स पे ज्यादा। अब देखें, पीपल्स पार्टी के एक दौर में बल्ब बांटे गए, एनर्जी सेवर बांटे गए, कितने खरबों रुपए की दिहाड़ी लगवाई गई जीएचक्यू की और उनके बिजनेसमैनों की। एक तो उनके क्यों, क्योंकि एलईडी बल्ब आ चुके थे, एनर्जी सेवर बिकने कम हो रहे थे। एक तो उनका सारा स्टॉक निकलवा दिया, वापडा को दिया, आगे वापडा ने दिहाड़ियां लगाई, बिजली का वो जो पुराने 100 वाट 150 वाट के बल्ब थे वो लेके उसकी जगह एनर्जी सेवर देते थे। क्या फायदा हुआ एक पर्सन को एक बल्ब का आप फायदा दे रहे हैं। उसी खरबों रुपए को आप तकसीम करें 50,000 लोगों में, 10,000 लोगों में, ठीक है, फर्ज करें 20 लाख पर पर्सन आ गया। उस वक्त ये करते तो 20 लाख जेन्युइन पढ़े लिखे नौजवानों को वो बांट देते, 20,000 इंडस्ट्री लगती मुल्क में। आपने फी बंदा 100 रुपया दे के जाहिर किया रिकॉर्ड में कि 100 दे दिया और खरबों रुपया लूट लिया। इसी तरह शहबाज शरीफ ने, जब भी गवर्नमेंट आने वाली होती है ना तो कोई जीएसक्यू प्लान बना के देता है कि अब आपने पहले हाथ कौन सी दिहाड़ी लगानी। शहबाज शरीफ को सीएम 2008 में ले रहे थे तो पहली दिहाड़ी का क्या प्लान दिया कि तंदूरों के नाम पे 200 अरब रुपया खाना है, 200 अरब, 2 खरब वो तंदूरों के नाम पे खाया। और तुम लोग जो है फी बंदा 2-4 रुपया रोटी में उसको दे के तंदूर का, जी जो तंदूर पे रोटी खा रहा है ना, हम उसको सब्सिडी तंदूर को दे रहे हैं। अच्छा फिर बाद में क्या होगा, 2 महीने बाद क्या होगा, वो तो फिर 10 रुपए की रोटी ले रहा, 2 रुपए की तुमने चंद दिन की। और इसके भी मेरे पास एविडेंस आए कि तंदूर यूनियनों के मालकान को कैसे केसेस में पहले फंसा लिया गया ताकि शोर ना डाल सके कि हमें मिल कुछ नहीं रहा। वो 1 अरब बांटा, बाकी 199 अरब 199 अरब रुपए बिलियन रुपीस खा लिया। ठीक, इमरान खान के दौर में मुर्गी का इन्होंने जो सा शोशा छुड़वाया, एक आदमी को 4 मुर्गियां 5 दे देंगे, वो जो अरबों रुपया जो है वो जाया है। ये देखिए, ये वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ मनी है। ये इस तरह के प्लान का मकसद है ऑडिट ही नहीं हो सकता। कौन मुर्गियां गिनता रहेगा, कौन सा महकमा है। यहां तो हमने स्कैंडल कोरोना का बताया, कितने खरब रुपए का जो कोरोना में खा गए, मैंने भी बताया। मैंने सुबह रिलीज की ये खबर, शाम को जीएनएन के प्रोग्राम में आई, डॉक्टर शाहिद ने ये रिलीज की। तो कोरोना में ये ऑडिटर जनरल का वाला देखा, ऑडिटर जनरल, और फिर ऑडिटर जनरल को फेंटा लगा के रिपोर्टें बदली, जो कुछ किया। इस तरह का जो एक बड़ा स्कैंडल जिसपे ऑडिटर जनरल रिपोर्ट दे चुका है, उस पर इनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गद्दार फौज का, गद्दार ब्यूरोक्रेट्स का अरबों रुपए के फ्रॉड में हल्फन कहता हूं मेरे पास सबूत थे और मैं अदालत में लेके गया था, सबूत जो अदालत ने जाया किए मेट्रो बस में आहत चीमे के और इसके अरबों रुपए के मैं हल्फन कह रहा हूं, सबूत थे, मैं अदालत लेके गया। अदालत ने कहा आपको सबूत देने की इजाजत नहीं देंगे हम, ना ट्रांसपेरेंसी के पास ना लीगल डिपार्टमेंट पर। हाईकोर्ट ने फैसला दिया था करे, सबूत की इजाजत नहीं देंगे। तो शहबाज शरीफ के जरिए, वो ब्रिगेडियर था कोई, वो इंचार्ज था मेट्रो का, तो आहत चीमा और वो ब्रिगेडियर, ये ब्यूरोक्रेट ने मिलकर अरबों का फ्रॉड लगाया। इन पे केस डाले, सिविल एक आध चिम्मे पे डाल दिया, फवाद पे डाल दिया, उनको 4 दिन अंदर रखा, नला धुला के वजीर आजम के साथ वो ये सेक्रेटरी लगा दिया। क्या करेंगे आप, क्यों, उसके स्कैंडल बहुत ज्यादा मौजूद है जीएचक्यू के पास, वो ज्यादा काम करेगा उनका, वो उनका दल्ला रहेगा, वो अड़ेगा नहीं किसी फ्रॉड पे। फौज ने सारे कारोबार कर रही है, नाजायज गैर कानूनी और जराइम हर किस्म का कर रही है, इसलिए मुल्क में उसको करप्ट लोग चाहिए। हर सरकारी मुलाजिम करप्ट चाहिए, हर जज करप्ट चाहिए, हर थानेदार, हर पुलिस अफसर करप्ट चाहिए, हर सीएसपी करप्ट चाहिए। उसके लिए पूरी मैनेजमेंट कर रखी है इन्होंने। सारा गंद तो सारा जीएचक्यू से है। मंशियात फरोशी, अब आप ये देखें, मंशियात किसको नहीं पता कि ये सारा जीएचक्यू का कारोबार है, एस्टेब्लिशमेंट का कारोबार है। शराब आपके सामने, मैन्युफैक्चर भी सारे इनकी निगरानी में होती है, इंपोर्ट भी इनकी निगरानी में होती है, स्मगल भी इनकी निगरानी में होती है। और बेचती कौन, एक्साइज एंड टैक्सेशन के लोग, शराब फरोश दल्ले हैं, बेचते हैं। अच्छा, जो लोग खरीदते हैं, को बोतल लेके जा रहा है, पुलिस को कहा जाता है फाड़ लो, कोई पूछने वाला है यहां पे? मुझे बता दें कि ये क्या है, ये क्या क्या काम क्या हो रहा है, ये कितनी खुली और नंगी काम हो रहे हैं, कितने खुले। कुरान के अहकामात की भी कितनी खुली खिलाफवर्जी फौज कर रही है। दूसरी तरफ कुरान भी बेची जा रहे थे, मजहबी जमातें बनाई, मजहबी गैंग्स बनाए, उस पर अलहदा दिहाड़ियां, दरबार बनाए। महकमा औकाफ का क्या है, मार्केटिंग क्यों करता है महकमा औकाफ, कितने पैसे लगाता है कि नए नए पीर होने चाहिए, नए नए दरबार बनने चाहिए। तो ये शिरक के अड्डे और ये फराड और जराइम के अड्डे, मजहबी जमातें जराइम पेशा। मैं बेशुमार दफा कॉलेज में लिख चुका हूं, प्रोग्राम में कह चुका हूं, इसके जो मैं ये बात कर रहा हूं इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है। जमात इस्लामी से लेके आज तक टीएलपी तक जितनी मजहबी जमातें हैं, इन्होंने इंटरनेशनल जो आईएसआई ने प्लान किया है कि बाहर से माल लेने के लिए करते हैं ना, कि देखिए हमारे पास बड़े बड़े दहशतगर्द हैं, हम नहीं कंट्रोल किया हुआ, चलो भाई
धरना दे दो बड़ा सा फ्रांस के सफीर के खिलाफ, चलो भाई धरना दे दो फलानी तो इनके खिलाफ। कितने बड़े बड़े धरने होते हैं और गोलियां चलाते हैं। कभी इस 76 साल में किसी जमात ने ऐसा धरना दिया, मजहबी जमात ने, कि जाके बैठ जाए और कि इस्लामी निज़ाम नाफज करो? उस पर तो सारी फौज ब्यूरोक्रेसी अंदर हो जाती है। शराब ये, मंशियात ये बेचते हैं। कुरान तो सूद भी मना करता है, कुरान तो और बहुत सारे जुर्म मना करता है, तो ये तो सारे अंदर हो जाते हैं। उसके लिए ये धरना नहीं देते। ये सबसे बड़ा सबूत मैं दे रहा हूँ कई साल से कि मजहबी जमातें एजेंसियों के धंधे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट के एक जज ने और सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा चीफ जस्टिस है जस्टिस ईसा साहब, वो लिख चुके हैं ये क्या बिजनेस है। अब उनको बेचारे को खसी करके तो बिठाया वहां पे, वो अब कुछ करने जोगा नहीं है। अब वो कहता मैं रिटायर हो रहे हैं, मैं क्यों अपना बुढ़ापा खराब करा। बुढ़े ने मियाँ बीवी ने जिन्ना घरो लिया इन्होंने, फौज ने। इमरान खान ने कुछ नहीं किया, चीफ जस्टिस। तो मैं समझ होनी चाहिए, तुम बदला ले रहे हो पीटीआई से। तो मैं नहीं समझ ये किस तरह सिविल आदमी को एजेंसियां गलती कराती हैं उनसे। मुझसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कराई दफ्तर में बैठ के, खबर चल रही मेरी समझ से बाहर होगी, खेल कर दिया अंदर बैठ के। तुझे नहीं पता चीफ जस्टिस बन गया, तुझे नहीं पता तू किस लेवल का काने है उनका। और एक दफा जरूरत की है तूने कानेपन से निकल के, तुझे नहीं पता जस्टिस डायरेक्ट जो वकील कुत्ता बनता है, 20 साल दल्लागिरी करके, हराम खारी करके, आईएसआई की भी दल्लागिरी करके, लोगों की इज्जतें लूट के उसको डायरेक्ट जस्टिस बिठा दिया जाता है। और डायरेक्ट जर्नैल क्यों नहीं लगता है, और डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी या आईजी क्यों नहीं लगता? क्यों? जीएचक्यू ने, ब्यूरोक्रेसी ने अपने काम लेने हैं, उसके लिए अपना जस्टिस बिठा लिया। ठीक है, ये सिविल जज वगैरह, ये असल जज मैं इनको ही मानता हूं, इन्हीं को ऊपर जाना चाहिए। पर ये भी यरगमाल तो है, ये भी यरगमाल तो है। लेकिन एक सिस्टम के तहत तो जज होंगे ना, बात तो समझ आएगी। ये क्या है कि एक दल्ला सा बंदा जिसकी सारी जिंदगी की प्रैक्टिस ही दिहाड़ी दी है, ले आ दिहाड़ी लवा भाई, एने पहले आते रहा साहब को कम करा के ले आवा, उससे डायरेक्ट जस्टिस की बिठा दो। और मेरा तजर्बा है 20 साल में कि जो वकील जस्टिस बैठा है, गुंडा गैंगस्टर निकला है, उसी ने मेरे साथ ज्यादा बड़ा जुर्म किया है। एक उसका गैंग होता है वकीलों का बाहर, सिविल जजों का, सेशन जजों का तो नहीं ना होता उस तरह से गैंग। वो तो मुलाजम हो गए होते हैं छोटी एज में, इनका गैंग होता है। एक ये आईएसआई के साथ फ्रंट होते हैं, सेट होते हैं, तो वो खुल के आपसे गुंडागर्दी करते हैं। इंसाफ क्या देना है? इन हरामजादों ने मेरे साथ जितने जस्टिसों ने बेइंसाफी की है, 3 दर्जन जज हैं सिविल से लेके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक, ज्यादा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हैं, चंद है नीचे के, तो जुर्म किए हैं। मैं चीख रहा हूं इतने सालों से, कोई कमीशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इनको नहीं पकड़ रहा। क्यों? क्योंकि वो बोल देंगे कि हमने फिर क्या क्या फौज के लिए जुर्म किया, इनको फिर बचाती है फौज। तो मैंने बात कर दी, पहला पॉइंट था लोड शेडिंग की, मैक्रो माइक्रो के हवाले से आपको चंद एग्जांपल दे दी, उसकी तंदूरों का किस तरह लूटा, ये सब हिसाब लेने हैं। और ये आज मैं बता दूं, मैंने ही लेने हैं, मैंने ही लेने हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। ये जब वक्त आएगा आपको समझ आएगा मेरा ये आज की बात, इससे ज्यादा मैं बात नहीं करता। मैंने ही लड़काने हैं चौकों पे। अच्छा, मुर्गी का मैंने बताया, एनर्जी सेवर्स का मैंने बताया, मंशियात की बात हो गई। इसी तरह ये नोट जाली स्टेट बैंक और फौज छापती है सारी, जब वो सीरियल सारी बिक जाती है फिर ये दे देते हैं जी फलां सीरियल नंबर के नोट गलत जाली हैं मार्केट में। ये भी मैं लिख चुका हूँ, इसके पर्चे भी मेरे पेंडिंग हैं एफआईए के पास। इसी जाली नोट छापने के सबूत दिए हैं मैंने फौज के खिलाफ और गवर्नर के, स्टेट बैंक के खिलाफ। अच्छा, एफबीआर के जो टैक्सेस हैं, एफबीआर क्या करती है, मैं आपको आज एक एग्जांपल सुनाता हूं। इस्लामाबाद की किसी मार्केट में एक नौजवान ने कारोबार शुरू किया, आज से को 12 साल पहले, नहीं मेरा ख्याल है 2015-16 की। जैसे कि 2000 से मुझे याद है, पिछले एक प्रोग्राम में ना मैंने एक एफआईआर का जिक्र किया था कि मेरी एक अंग्रेजी वाली एफआईआर है जो मैंने एक गैंग के खिलाफ सबसे पहले कराई थी, 440/2007 है, मैं 2017 बोल गया, थाना इस्लामपुरा की। अच्छा, वो क्योंकि उसी गैंग के खिलाफ एक और पर्चा पेंडिंग पड़ा है एसपी मॉडल टाउन के पास, और वो डर के मारे, खौफ के मारे दर्ज नहीं कर रही, या दिहाड़ी भी लग गई उनकी। सुना है कि वो एक मुलजम जो है, जो मेन जिसने रजिस्ट्रियां जाली अरबों रुपए की सब रजिस्ट्रार के साथ मिलकर कराई हैं, पहले उसने एंटी करप्शन के डीजी को पता लगा था, इतला मिली थी, जो खबर एक पड़ी थी मैंने, जारी हुई थी न्यूज़ एजेंसी की, उस खबर से पता चला था 5 करोड़ रुपया लिया। बाद में उन्होंने भेज दी पुलिस को, पुलिस लंबी दिहाड़ियाँ लगा के तो उसको पेंडिंग करके बैठी है पर्चे को। तो उन्होंने भी जो है 500-700 अरब रुपया 500-700 अरब रुपए की प्रॉपर्टी दी है। वो गैंग जो
उसको बेच बेच के खा रहा है, उसे फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता करोड़ों में अदा करना इन सरकारी सूरों को। अब पता नहीं आईजी को कितने पैसे गए हैं, लेकिन डीजी एंटी करप्शन के तो 5 करोड़ की खबर चली थी ना हमारे सामने, एक जराए से खबर था, एजेंसी शारपाई की खबर आई थी, तो उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। उसके जवाब भी मांगा गया इनको, वो खबर ईमेल भी की गई पूरे पाकिस्तान को, पूरी वर्ल्ड को, ईमेल सबको, और इसको कहा गया डीजी अपना देना चाहे मौक़िफ़ तो दे सकता है, लेकिन वो कैसे देता, पैसे खा के बैठा था। अच्छा, वरना वो पर्चा दर्ज ना करने का कैसे करे। मैं पीछे भी बताया कि एंटी करप्शन में ऐसे ऐसे पर्चे FIA और एंटी करप्शन, ये बंदा 2011 में मर गया और 2021 में जिंदा करके उसकी रजिस्ट्रियां अंगूठे साइन लगाए जा रही हैं। ये वाला पर्चा रोक के बैठी है। ऐसे ऐसे पर्चे खा जाती हैं रोज के सैकड़ों, रोज के दर्जनों सैकड़ों पर्चे। क्यों? क्योंकि अदारों के ही लोग, एजेंसियों के लोग कर रहे हैं। ये जितने आपको मैसेज आते हैं SMS से फ्रॉड हो रहे हैं, नेट के फ्रॉड है, सब एजेंसियों के लोग, इन्हीं के पास फैसिलिटीज है, इन्हीं के पास मशीन्स है। वैसे तो 1 मिनट में नंबर ट्रेस होता है इनका, एक ही नंबर हो गया है वो, एक सभा SMS मुझे 100 रुपया भेज दो, चलो वो तो छोटे लेवल का काम है ना, आप ना भेजो। लेकिन इनामों की स्कीमें दे के, इनामों के फ्रॉड दे के, ये मेरे हमसाई की एक बच्ची ने पीछे बताया कि उससे 30,000 रुपया ले लिया उन्होंने, वो जी फलाने TV चैनल का जो है बोल का या किसका, उसको मैसेज आ गया जाली सिम के जरिए, जाली, उसको कहा कोड आया, कोड बताओ, उन्होंने उसी का WhatsApp हैक किया, उसको कहा पैसे भेजो, आपको इनाम भेजते हैं, उसने 30,000 दिया। काफ़ी अर्सा हो गया, उसकी FIA में दरखास्त दी। इस क्रम की बहुत सारी दरखास्तें मेरी निगरानी में गई, FIA को एक भी पर्चा नहीं दिया इन्होंने, मेरे पास सबूत पड़े हैं, सिटीजन पोर्टल के जरिए दिए, ऐसी फ्रॉड की नहीं दिया पर्चा, क्योंकि उनको पता है ये एजेंसीज का ही कारोबार है, ये सारे एजेंसियों के दल्ले जिनको जो फैसिलिटी जाती है वही कारोबार कर रहे हैं। तो ये सारे फ्रॉड, साइबर क्राइम सारे का सारा एजेंसीज कर रही हैं, इन्हीं के लोग हैं फ्रंट पे, यही लोग कर रहे हैं। अच्छा, FBR की मैं आपको बात कर रहा था, शायद मैं वो बीच में रह गई। मैंने कि वो नौजवान ने कारोबार किया FBR, अच्छा उसने जो रिटर्न दी, उसने 50,000 रुपया, ये बात वहां से चली थी 2016 या 15 की शायद बात है, 50,000 रुपया मंथली सिर्फ प्रॉफिट शो किया। पहले इंस्पेक्टर आया, उसने कहा ये क्या रिटर्न दे रहे हो बेवकूफ आदमी, लॉस में लेके जाओ, बिलों में एडजस्ट करो, जो तरीका होता है। वो नहीं माना। डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स उसके पास आया, वो बंदा शहादत देने को तैयार है, उसने आके कहा यार मैंने पूरी मार्केट को लॉस में शो किया हुआ है, तुम अकेले नए कारोबारी अगर 50,000 रुपया सेम कारोबार में प्रॉफिट शो कर दोगे, हम तो मारे जाएंगे। देखिए इमरान खान ने क्या कहा था, एक एक DC कस्टम जो है या कलेक्टर कस्टम महीने का 8 करोड़ रुपया, वजीर आज़म की कुर्सी पे बैठ के उसको सारी सबूत मिले थे, तब उसने बताया 8 करोड़ रुपया उसने देखा एक कलेक्टर कस्टम का 8 करोड़ महाना ले रहा है। ऐसी तरह सारे ब्यूरोक्रेट उसके खिलाफ हुए और जज उनके दले या ब्यूरोक्रेटों और GHQ के। तो अदलिया कंजरिया जो है, अगर इन सरकारी लुटेरों के खिलाफ आने वाले केस पे खौफनाक एक्शन ले, डेली बेसिस पे समाअत करे, जुर्म बंद हो जाता है। सो जुडिशरी इज द मेन एक्यूज्ड, मेन क्रिमिनल्स, मेन टेररिस्ट। ये असल मुजरिम है पाकिस्तान की तबाही के, असल मुजरिम ये पाकिस्तान की तबाही के असल मुजरिम है। बगैरत किस्म का बंदा है, जो गैरत अला, जिसके अंदर कोई ईमानदारी होगी, वो कुर्सी पे बैठ के कहेगा, और 1-8% हो जाते हैं ऐसे, और वो कुड़ते रहते हैं, वो चीखते रहते हैं। मेरे बहुत ताल्लुक वाले हैं सरकारी लोग, बहुत दोस्त हैं, वो जलते कुड़ते रहते हैं कि यार क्या करें, जरा सा एक ड्राफ्ट रोक लेते हैं, ऊपर से डंडा चढ़ जाता है, क्या करें। तो वही बात, फिर मेरी बात वही आ जाती है कि मज़ाहब का बताया हुआ अगर खुदा होता, जो देखता है, सुनता है और करता है और करने की ताकत रखता है, और अजाब के किस्से हमें सुनाए जाते हैं झूठे, तो वो अजाब लेके आता। मैंने टाइम दिया हुआ थोड़े दिन का, देखते हैं ये जनवरी में कितना अजाब लेके आता है। नहीं तो दो ही बातें हैं ना, वो है तो वो यही सिस्टम चाहता है, या वो नहीं है। अच्छा नाजरीन, मैं यहाँ आखिर में अपना 4 जनवरी 2024 का एक कॉलम शामिल कर रहा हूँ। 4 जनवरी को सुबह सुबह मुझे इतला मिली कि PTI लीडर जरताज गुल, PTI लीडर जो हैं जरताज गुल साहबा, उनको अरेस्ट करने के लिए ये एजेंसीज और फोर्सेस और पुलिस गए, जिसके रिज़ल्ट में उन्होंने फौरी एक वीलॉग सोशल मीडिया पे दिया। उसमें वो रोते पिटते चीखती चिल्लाई, और उन्होंने हाथ जोड़ के फौज को डायरेक्ट मुखातब होके कहा 9 मई की माफ़ी मांगी।
उन्होंने कहा जी मुझे माफ़ कर दें 9 मई पे। उस दिन फिर मैंने एक कॉलम लिखा, वो मैं थोड़ा सा आपके लिए पढ़ रहा हूँ। कॉलम का उन्वान है अदलिया कंजरिया से मेरा एक सवाल। अदलिया कंजरिया से मेरा एक सवाल। पुलिस और एजेंसियों के दरिंदों, दहशतगर्दों और गद्दारों ने जब पीटीआई लीडर जरताज गुल के घर को घेरा तो उन्होंने हंगामी पैगाम सोशल मीडिया पर डाला जिसमें हाथ जोड़कर फौज से 9 मई के अवामी इंसाफ की माफ़ी मांगी। मेरा सवाल ये है कि क्या जस्टिस इब्राहिम ने अपनी ताकत से जरताज गुल की इज्जत लुटने से बचा ली, या गद्दार दरिंदे लुटेरों जर्नैलों को अवामी लीडर के हाथ जोड़कर गद्दार फौज से माफ़ी पर नशा आया और इजाज़त दी? रात 2 बजे जो जस्टिस इब्राहिम साहब ने इज्जत बचाई, स्पेशल कोर्ट खोल के रात के 2 बजे इज्जत लुटने से बचा लिया जरताज गुल को, वो क्या उन्होंने ज़ाती ताकत, मैंने लिखा है, इस्तेमाल कर ली उन्होंने, या जर्नैलों को वो जो 9 मई की रोते पिटते माफ़ी मांग रही थी उसका कोई नशा आया, उन्होंने कहा चलो अब दे दो इसको बेल? अगर जस्टिस इब्राहिम की ज़ाती गैरत जागी और उन्होंने अपनी ताकत इस्तेमाल करके एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेकर जरताज गुल की इज्जत बचाई, तो आज तक तमाम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हजरात ने क्यों मुल्क भर की खवातीन की इज्जतें पुलिस और एजेंसियों को लूटने की खुली इजाज़त दिए रखी? अभी ताज़ा वकूआ 4 मरतबा MNA रहने वाले अवामी लीडर जमशेद दस्ती के मुताबिक इनकी अहलिया के साथ हुआ, जिन्होंने इलेक्शन के कागजात जमा कराए ही थे कि रियासती दहशतगर्दों ने घर में घुसकर बेचारी को नंगा करके ज्यादती की, लेकिन कोई भी जज जस्टिस इब्राहिम की तरह मोहम्मद बिन कासिम ना बना, जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो रात 2 बजे जिस तरह से इज्जत बचाई जरताज गुल की, और बल्कि उन्हें कहा कि आपको मजीद अब भी अगर ख़तरा है कि ये फिर भी आपको किडनैप कर लेंगे मेरे ऑर्डर्स के बावजूद, तो आप मेरे घर पे रहें, मेरी रिहाइश पर रहें। ये दहशतगर्दी सिर्फ खवातीन से नहीं बल्कि मर्द अवामी लीडर्स, ब्लडी सिविलियंस के साथ भी हुई। अव्वल तो ये होती रहती है, लेकिन ये जो है ना लीडर्स के साथ ये ज़रा अब कुछ इस दौर में सबसे ज़्यादा काम शुरू हुआ है। पब्लिकली तो ये सब कुछ होता ही रहता है, मेरे लेवल के एडिटर, चीफ एडिटर के साथ जो कुछ हुआ, फैमिली के साथ जो कुछ हुआ आपके सामने अच्छा साथ हुई। मुतद्दद ने अपने नाजुक अज़ाब पर करंट तक मारे जाने और बहना करके ज्यादती करने के बयानात व सबूत भी दिए, तब भी अदलिया कंजरिया खामोश रही। शहजादी मरियम नवाज शरीफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने साथ दौरान गिरफ्तारी तनख्वाहदार नौकरों के हाथों होने वाली ज्यादती का भी सरेआम बयान दिया। यानी एक हाकम खानदान, शाही खानदान की जो प्रिंसेस है, उसको भी सरकारी नौकरों ने नैब वैब में उसके साथ जो कुछ किया उन्होंने खुद सबको बताया था कौम को। और उनके चचा की हुकूमत आ चुकी थी शहबाज शरीफ की, और हमजा भी शायद पंजाब को कंट्रोल कर चुका था, लेकिन उन्होंने उसके अपने चचा और उनकी गैरत ना जागी थी, उन्होंने कोई उन लोगों के हाथ नहीं डाला, बल्कि उल्टा पीटीआई की वर्कर्स की इज्जतें लुटवा दी। उन्होंने कहा शायद ऐसे बैलेंस करके हम अपनी भतीजे को दिखा दें। हत्ता कि इमरान खान चीखते रहे कि इनकी खवातीन सपोर्टर्स वोटर्स तक की थानों, एजेंसियों के अड्डों और जेलों तक में इज्जतें लुट रही हैं। इमरान खान चीखते रहे ये बातें, आपको याद है। इस सब के बावजूद अदलिया कंजरिया की जरूरत ना हुई कि वो किसी एक आध वर्दी वाले दरिंदे को ही इबरत का निशान बना देते। किसी एक जज की भी जरूरत ना हुई कि वो इतना ही कह देता कि सारी उम्र से फौज ये बयानियां बनाकर लूट रही है कि भारतीय फौज आ गई तो इज्जतें लूटेगी। भारतीय फौज ने तो ना लूटी, लेकिन नापाक फौज, एजेंसियों और पुलिस ने मशरकी पाकिस्तान की बच्चियों के बाद, जो कि अब बांग्लादेश है मशरकी पाकिस्तान के बाद, अब इस बचे हुए आधे पाकिस्तान की बच्चियों, जिसे मगरबी पाकिस्तान कहा जाता था, आधे पाकिस्तान की बच्चियों की भी इज्जतें लूट ली। हरामी जजों अगर कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफे दे देते। 2 रोज कबल मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की कुछ बातें सुनी तो जजों की खामोशी की एक वजह तो सामने आई। मिसिंग पर्सन के मुकदमा में उन्होंने सीनियर वकील को कहा कि जिन जजों को कत्ल किया गया क्या आपको इनके नाम याद हैं? तो वकील साहब आए बाएं शाएं करने लगे। ये गालबन वो पीटीआई के शाहीन थे, एडवोकेट शाहीन समथिंग नाम है, जिस पर जस्टिस ईसा ने एक चीफ जस्टिस के मस्जिद में कत्ल की तफसील पूछी तो वकील को कुछ भी याद ना था, जिस पर काजी फायज ईसा बरम हुए। उन्होंने खासी बातें की
कि आपको ये भी नहीं पता वो 2 दफ़ा चीफ जस्टिस रहे, इस लेवल के 2 अदालतों के चीफ जस्टिस रहे, और इस लेवल के बंदे का आपको याद ही नहीं, वो मस्जिद में नमाज पढ़ते पर मर्डर हुए। और लाइक दिस कारीन चीफ जस्टिस के इस इशारे से मैंने नतीजा निकाला कि वो ये वाज़ेह प्रोग्राम दे रहे हैं कि हमें क्या ज़रूरत है तनख्वाहदार नौकरों बिलखसूस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में भर्ती दरिंदों के जराइम पर बात करें। हम कत्ल होंगे, तबाह होंगे, और हमें तो अपने ही याद ना रखेंगे। वो वकील को शायद ये तासुर दे रहे थे कि तू जो मैनू कह रहे हैं मिसिंग परसन का केस कोई स्टैप चुक की मैं स्टैप चुका मैनू भी मरवाएगा, तुझे तो याद भी नहीं रखना। मैं यहाँ ऐसे जजों को कहूंगा कि जिंदगी इतनी प्यारी है तो सरकारी कुर्सी की अय्याशियां छोड़कर कुछ और काम करो। कारिन ये जस्टिस फाजी साहब या तो आखिरी फिक्रे, उनकी जो बातें हैं बड़ी लम्हा फिक्री हैं। चीफ जस्टिस बन के भी बंदा इस मुल्क में महफूज नहीं, इन नांगो छांगों से जो सरकारी कुर्सियों पे बिठा दिए गए चौकीदारी के लिए, कम्मी लुच्चों को सरकारी कुर्सियों पे तनख्वाहें मरात टर टप्पे दे दिए, लेकिन वो नीच के नीच ही रहे, उनमें कोई चेंज ना आई। सुबह शाम ये लूट रहे हैं ना दफ्तरों में बैठ के, लोगों को इज्जत जार माल लूट रहे हैं ना। कोई एक आदमी इनकार कर सकता पब्लिक में इस बात से? बहरहाल इसे खत्म करते हैं अब। ओनली गॉड इज ग्रेट, इल्ला अल्लाहु अकबर।